नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के जैगुआर विमान के बारे में, जिसको शमशीर भी कहा जाता है। हालांकि इसका नाम शमशेर ज़्यादा फिट होता है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट से निकलने वाली आवाज़ किसी एक शेर के दहाड़ने जैसी आवाज़ महसूस होती है। क्योंकि अगर आप इसको सामने से सुनेंगे तो जिस तरह एक शेर के दहाड़ने पर आपके दिल के अंदर एक कंपन महसूस होती है, तो इसी तरह की कुछ आवाज़ इसके इंजन भी प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि अब इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को फाइनली रिटायर करने का फैसला कर लिया है और ये एक अर्ली रिटायरमेंट है। इस एयरक्राफ्ट की जो रिटायरमेंट है वो 2027 से शुरू होनी है और 2035 तक इसको फेज वाइज मैनर में पूरी तरह भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया जाएगा। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इसी एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, इस एयरक्राफ्ट की थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, इस एयरक्राफ्ट के द्वारा किए गए भारतीय वायुसेना में जो उपलब्धियां हैं इसकी उसके बारे में बात करेंगे और इस एयरक्राफ्ट के जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स हुए हैं, इसके अब तक 3 अपग्रेडेशन प्रोग्राम हो चुके हैं, तो इन अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स के फेल होने के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि कुछ हद तक ये अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स फेल हुए थे, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट को अर्ली रिटायर किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। जैगुआर एक एंग्लो फ्रेंच एयरक्राफ्ट है जिसको 1960 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के बनाया था। फ्रांस जब नेटो से बाहर हुआ तो वो अमेरिकन प्रोटेक्शन से भी बाहर हो गया और यहाँ पर उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए नए जेट्स की ज़रूरत थी। यहाँ पर एक सुपरसोनिक जेट जो कि एक न्यूक्लियर स्ट्राइक को करने में भी कैपेबल हो, उसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। फ्रांस की तरफ से ब्रेगेट कंपनी और ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम रखा स्पेकेट। स्पेकेट फ्रेंच वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसका मतलब है जॉइंट वेंचर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। 1968 में इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट कंडक्ट की जाती है और 1973 में इस एयरक्राफ्ट को फ्रांस की एयरफोर्स को सौंप दिया जाता है। इसके बाद ब्रिटेन की एयरफोर्स में इसको 1974 में इंडक्ट कराया जाता है। 1968 में ही इसको इंडिया को भी पिच किया जाता है। इसके बाद 1978 आते आते इंडिया भी ब्रिटेन को $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इस एयरक्राफ्ट के लिए दे देता है। हालांकि उस समय इंडिया के पास फ्रांस के डेजॉल्ट मिराज F1 और स्वीडन सैब वाइगन का भी ऑप्शन था, बट उनको पछाड़ते हुए इस एयरक्राफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। इंडिया लगभग 160 ऐसे एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करता है और आज के दिन में जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही इस एयरक्राफ्ट को 2005 और 2007 में रिटायर कर चुके हैं, भारत एक ओनली ऐसा कंट्री है जो कि इस एयरक्राफ्ट को इस समय ऑपरेट कर रहा है। जैगुआर के 3 वेरिएंट इस समय इंडियन एयरफोर्स का पार्ट है, जिसमें पहला है IM, फिर दूसरा है IS और तीसरा है IB। इसी तरह इसकी 6 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स का पार्ट है जो कि ज़्यादातर अंबाला, जामनगर और गोरखपुर में स्टेशनड है। इस एयरक्राफ्ट की शुरुआती यूनिट्स को ब्रिटेन में बनाया गया था, पर बाद में जो जैगुआर्स बनाए गए वो HAL द्वारा ही भारत में ब्रिटिश लाइसेंस पर बनाए गए थे। लगभग 85 ऐसे जैगुआर्स हमारे पास हैं जो HAL ने भारत में ही उनको डेवलप किया है और जो भी इंडिजीनियस लेवल पर हमारे अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स भी हुए हैं वहां पर भी हमने किसी भी तरह की हेल्प बाहर से नहीं लिया, बल्कि HAL ने उनको पूरी तरह इंडिजीनियस लेवल पर ही कंडक्ट किया है। अब आ जाते हैं जैगुआर के बेसिक फीचर्स पर। ये एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन ऑल वेदर टैक्टिकल स्ट्राइक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है जो कि मेनली ग्राउंड अटैक्स के लिए यूज होता है और इसको भारत में DPSF भी बोला जाता है, यानी कि डीप पेनिट्रेटिंग स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर वेपन ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है और शायद भारत ने इसको उस समय इसीलिए लिया था क्योंकि उस समय भारत के पास कोई भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं था जो कि न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम हो। इस एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम रेंज है वो 815 किलोमीटर है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 1350 किलोमीटर है, इसकी सर्विस सीलिंग 14,000 मीटर है। इसके अलावा इसका जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग ग्राउंड है वो काफ़ी छोटा है और ये एयरक्राफ्ट कहीं पर भी लैंड कर सकता है क्योंकि इसके जो लैंडिंग गियर्स हैं वो कुछ इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि किसी भी रफ सरफेस पर इस एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है। इवन इसका जो टेक ऑफ है वो भी बहुत छोटा है, लगभग 580 मीटर के जो रनवे है उससे ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 रोल्स रॉयस के टर्बोमैक का एडोर MK102 इंजन को लगाया गया है जो कि 22.75 किलोन्यूटन का विदाउट आफ्टर बर्नर और 32.5 किलोन्यूटन का विद आफ्टर बर्नर थ्रस्ट पैदा करते हैं, जो कि इस तरह के एयरक्राफ्ट की कैटेगरीज में सबसे कम है। भारत ने पिछले 3 दशकों में जैगुआर के इंडिजीनियस लेवल पर 3 अपग्रेड्स किए हैं जिनको नाम दिया गया है डेरिन यानी कि डिस्प्ले अटैक रेंजिंग एंड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये एक तरह का एवियोनिक सूट है जो कि जैगुआर के अंदर फिट किया गया है और इसका अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो डेरिन 3 चल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं। हालांकि जो जैगुआर के इनिशियल वर्जन्स थे उनके साथ एक नेविगेशन सिस्टम आता था जिसका नाम था नेवास यानी कि नेविगेशन अटैक वेपन एमिंग सिस्टम। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ये अपग्रेड्स को कंडक्ट किया गया।
डेनिम 3 अपग्रेड्स के अंदर इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली गई, जैसे कि इसके अंदर कॉकपिट के अंदर चेंज किया गया, उस यहाँ पर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगाया गया। इसी तरह इसके अंदर सॉलिड स्टेट डेटा रिकॉर्डर, सॉलिड स्टेट वीडियो रिकॉर्डर, ऑटो पायलट, ओपन सिस्टम आर्किटेक्ट, मिशन कंप्यूटर, इसके इंजन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी चेंजेस किए गए। इसके अलावा इसके जो रेडार है उसको भी चेंज किया गया। यहाँ ELM 2052 जो कि इजराइल का एक रेडार है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया, और ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रेडार है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर थी। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्रेंड एंड फ्यूज सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया, जो कि एयरक्राफ्ट को फ्रेंडली और एनिमी एयरक्राफ्ट में डिफरेंस करने में मदद करता है। यहाँ पर न्यू फायर कंट्रोल रेडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विद GPS, इन सब को भी इंटीग्रेट किया गया। तो कुल मिलाकर के इस अपग्रेड के अंदर बहुत सारे एवियोनिक्स को, बहुत सारे नए सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया, और इस एयरक्राफ्ट को एज पर दी रिक्वायरमेंट, आजकल के टाइम की जो एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उसको मैच करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई थी। बट यहाँ पर इंजन के साथ कोई भी जो है चेंज यहाँ पर नहीं किया गया। पिछले 3 अपग्रेड्स के अंदर इंजन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। इतने सारे नए एवियोनिक्स वहाँ पर लगा दिए गए जिनकी वजह से पावर कंजप्शन भी होता है, और इनकी वजह से इस एयरक्राफ्ट का वेट भी बढ़ा, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। पिछले 3 दशकों में भारत की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर किसी भी तरह का चेंज ना करना ही इस एयरक्राफ्ट की एक अर्ली रिटायरमेंट की वजह बन रहा है। देखिए, इस एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन साथ मिलकर के विद आफ्टर बर्नर भी 65 किलो न्यूटन से ज़्यादा का थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकते। वहीं जो आजकल के एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि सुखोई 30 MKI है, वो लगभग 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसी तरह जो तेजस के लिए हमने इंजन एक्वायर किया है अमेरिका से, वो भी लगभग 83 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं विद आफ्टर बर्नर। तो कह सकते हैं कि जो हमारे आजकल के कंपेरेबल एयरक्राफ्ट भी हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। जैगवार बेसिकली एक लो लेवल बॉम्बर है जो कि बहुत लो फ्लाई करता हुआ किसी एनिमी टेरिटरी में एंटर कर सकता है, रेडार को इन्वेड करता हुआ। कभी कभी इसको माउंटेनियस एरियाज में भी ऑपरेट करना पड़ता है, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी लोड इसके ऊपर अगर लगा दिया गया है या फिर इसके जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी है उसको फुल कर दिया जाए तो इसकी जो रेंज है और इसकी जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक घट जाती है। और इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर चेंजेस ज़रूरी थे। हालांकि भारत ने कई बार इस एयरक्राफ्ट की चेंजेस के बारे में सोचा। 2 कंपनी ने यहाँ पर भारत को ऑफर भी दिया था, जिसमें पहला नाम आता है रोल्स रॉयस का। तो रोल्स रॉयस ने यहाँ पर जैगवार का जो एग्जिस्टिंग इंजन है एडोर इंजन, उसका एक एडवांस वर्जन एडोर MK821 यहाँ पर भारत को ऑफर किया। हालांकि भारत एडोर का एक इंजन जो कि उसके एडवांस जेट ट्रेनर में यूज़ किया गया था वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा था। इसके अलावा हनीवेल जो कि एक अमेरिकन इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने भी अपना एक इंजन F125IN भारत को ऑफर किया था। ये इंजन भारत के जैगवार के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल भी था। इस इंजन से 43.8 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा होता था। इसके अलावा इस इंजन को जैगवार में लगाने के बाद जैगवार की जो थ्रस्ट उसकी पावर होती है वो लगभग 30% बढ़ जानी थी। इसके अलावा इसका जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो भी रिड्यूस हो जाना था। 30,000 फीट के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जानी थी, और इसका जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाना था। तो इस सब को अगर मिला के देखा जाए तो ये इंजन इस एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था। और एक वक्त ऐसा था जब भारतीय सरकार इस इंजन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस भी थी, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठा भी लिए गए थे। बट बाद में HAL ने इस एयरक्राफ्ट की री इंजीनियरिंग को लेकर के और कई बार कॉस्ट को लेकर के, कई बार ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स की वजह से ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इंजन के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज थी, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स की ज़्यादातर प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी है। ब्रिटेन ने इसको 2005 में, फ्रांस ने 2007 में, और ओमान ने भी इसको 2014 में अपने यहाँ से रिटायर कर दिया है। सिर्फ भारत ही एक ऐसी कंट्री बचा है जिसकी फ्लीट में इस तरह के एयरक्राफ्ट अभी एग्जिस्ट करते हैं। सो इसके स्पेयर पार्ट्स को एक्वायर करने के लिए भारत ने पिछले कुछ सालों में फ्रांस से 31 उनके डीकमीशन जैगवार्स को एक्वायर किया है, सो दैट उसके स्पेयर पार्ट्स को अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट के अंदर यूज किया जा सके। तो इस तरह से इस एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स भी हैं वो भी इस समय मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके इंजन के साथ तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही। सो इस तरह से इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना अपनी फ्लीट में बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत कर रही है। उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, बट फिर भी ये एयरक्राफ्ट एक लेजेंडरी एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस हमने हर जगह पर देखी है। जैसे कि 1999 कारगिल वॉर की बात की जाए तो वहाँ पर जैगवार ही वो एयरक्राफ्ट था जो कि लो फ्लाई करते हुए मुंतोधालो के जो एनिमी डिपोज हैं उनकी उन्होंने फोटो यहाँ पर लेकर के आया था, उनकी रिकॉन्सेंस रेकी की थी, जिसके बाद मुंतोधालो का अटैक हुआ था और वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था कारगिल वॉर
वॉर के अंदर। इसी तरह जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, स्पेशली जो हमारे ऑफशोर स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जैसे कि जामनगर रिफाइनरी है या फिर हमारे बॉम्बे हाई जैसे एसेट्स हैं, वहाँ पर सी के ऊपर ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा कैपेबल है। और कहा जाए कि अभी भारतीय वायुसेना की जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन सभी में मैरीटाइम ऑपरेशन को कैरिड आउट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का कोई भी सानी नहीं है, यानी कि इसके कंपेरेबल कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। जिस तरह की लो लेवल पर ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, बाकी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं कर पाते। इसके अंदर जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो भी इस एयरक्राफ्ट को एक बहुत ज़्यादा लीथल बनाती हैं। इस एयरक्राफ्ट की जो ज़्यादातर यूनिट्स हैं वो हालांकि पुरानी हो चुकी हैं, बट उनको आज भी फ्रंट्स पर भेजा जाता है। उनको आज भी सुखोई और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के साथ अलाइन किया जाता है। चाहे वो हमारा ऑपरेशन बंदर हो, जहां पर हमने बालाकोट के टाइम में रिटेलिएट किया था, वहां भी जैगवार्स को यूज किया गया था। तो जितने भी अभी एट प्रेजेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आज भी जैगवार्स को दी गई है। अब हालांकि एयरफोर्स ऑलरेडी इस एयरक्राफ्ट का रिटायरमेंट प्लान रिवील कर चुकी है, बट फिर भी मेरा मानना यह है कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर अभी भी 10 से 15 सालों की लाइफ बची हुई है। अभी यहाँ पर अपग्रेडेशन के स्कोप्स भी बचे हुए हैं। इसी तरह का एक और एयरक्राफ्ट जिसका नाम है Su-25 फ्रॉकफुट, जो कि इस समय रशिया यूक्रेन वॉर में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये भी एक बॉम्बर है। इसने जिस तरह का यूक्रेनियन फोर्सेस पे इस समय कहर ढाया है, ये बात इस चीज़ को प्रूव करती है कि इस तरह के बॉम्बर्स, इस तरह के लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो आज के वॉर्स में भी खत्म नहीं हुई है। और अगर इस सब को देखते हुए एयरफोर्स अपने इस डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहे तो कर सकती है। अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।